properties of determinants. So first property है, अभी एक्चुअली कुछ हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे पहले, फिर उन प्रॉपर्टीज का यूज करके हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का मेथड मैंने तुम्हें कल बताया था। दूसरा जो मेथड होगा वो प्रॉपर्टीज का यूज करके होगा। प्रॉपर्टीज हम इसलिए पढ़ते हैं जिससे कि हम अपने डिटर्मिनेंट को थोड़ा इजीली सॉल्व कर पाए, ठीक है। अगर कोई सिंपल सा डिटर्मिनेंट है, अगर ऐसे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको तो तुम कर सकते हो इजीली, ठीक है। बट प्रॉब्लम तब होगी अगर मैं मान लिया ऐसे कोई वैल्यू दे दूं x क्यूब माइनस 9 x माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। और मैंने यहाँ भी कुछ ऐसी एक्सप्रेशन लिख दी है बड़े बड़े से, फिर उनको सॉल्व करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो उसके लिए हम प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज का सिंपल रोल बस इतना ही है कि अपने डिटर्मिनेंट को हम इजीली एक्सपेंड कर पाए, ठीक है। नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट remains unchanged if its rows and columns are interchanged। अगर हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दे तो वैल्यू जो है डिटर्मिनेंट की सेम रहेगी, ठीक है। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, ठीक है। क्या मतलब हुआ, सपोज अगर मेरे पास कोई एक डिटर्मिनेंट है, दिस इज डेल्टा 1 एंड डिटर्मिनेंट इस तरीके से है कुछ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। नाउ मैंने क्या करा, मैंने इसको इस तरीके से लिखा, डेल्टा 2 को चेंज करके लिखा, जो रो थी पहले वो कॉलम में लिखा मैंने, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। सो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का जो वैल्यू है वो सेम रहेगा। ये डिटर्मिनेंट वैल्यू है, मैं मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहा, मैट्रिक्स डिफरेंट है ये दोनों, लेकिन डिटर्मिनेंट का जो इनका वैल्यू होगा वो सेम होगा। इनडायरेक्टली तुम ये भी बोल सकते हो कि ए अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, सो रो और कॉलम को इंटरचेंज करने का मतलब क्या है कि हम उसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, मतलब ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट जो होगा वो ए के डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा, ठीक है। मतलब तुम मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालो या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालो, दोनों सेम वैल्यू आएंगे, ठीक है। सो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी नंबर 2। अभी लिखी ना हो, ठीक है, लिख लेना बाद में। इफ टू रोज और कॉलम, अभी सुन लो बस, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। टू रोज एंड और कॉलम्स ऑफ a determinant are interchanged, then determinant retains its value but its sign is changed। क्या मतलब इस बात का, मीन्स अगर तुम दो रोज को या कॉलम को इंटरचेंज करते हो तो वैल्यू तो सेम रहेगी डिटर्मिनेंट की, बट उसका साइन चेंज हो जाएगा।
अगर एक बार हम चेंज करते हैं, एक बार हम इंटरचेंज करते हैं तो एक बार साइन चेंज होगा, दो बार करेंगे तो दो बार साइन चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्या मैं बोल रहा हूँ, सुनो इस बात को। एक डेल्टा वन है, सपोज ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। डेल्टा टू है, मैंने क्या करा, इस रो वन को यहाँ लिखा सेकंड रो, मतलब इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया। सो इट बिकम्स डी ई एफ ए बी सी एंड जी एच आई। सो जो डेल्टा वन होगा ना वो नेगेटिव टाइम्स ऑफ डेल्टा टू होगा। मैंने एक बार रोज को चेंज करा इंटरचेंज, तो माइनस साइन आ गया, ठीक है। सपोज इसका आंसर अगर 10 आ रहा होगा ना, तो इसका आंसर -10 आ जाएगा। बस ये समझाने के लिए मैंने बोला 10 नहीं आएगा इसका, ठीक है। अब अगर हम डेल्टा टू में रो सेकंड और रो थर्ड चेंज करेंगे तो अगर हम रो सेकंड और रो थर्ड भी चेंज करते हैं तो फिर से एक बार माइनस साइन चेंज होगा एंड इट बिकम्स पॉजिटिव नाउ। मींस जितनी बार मतलब हम डेल्टा वन इज इक्वल टू इंटरचेंज, डेल्टा थ्री। हाँ अगर मान लिया सपोज मैं लिखता हूँ डेल्टा थ्री इक्वल्स टू डी ई एफ जी एच आई ए बी सी। मीन्स डेल्टा टू जो होगा वो नेगेटिव टाइम्स होगा डेल्टा थ्री का। इट मीन्स डेल्टा वन बराबर होगा डेल्टा थ्री के। तो पिछली वाली प्रॉपर्टी और इस प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस? पिछली प्रॉपर्टीज में हमने सीधा सीधा देखो रो को कॉलम लिखा है ना, जो रोज थी उसको कॉलम में लिखा है, ये ध्यान से देखो करो। और यहाँ क्या कर रहे हैं हम, किन्हीं दो रो को इंटरचेंज कर रहे हैं या फिर किन्हीं दो कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे। कॉलम को कॉलम के साथ इंटरचेंज कर रहे हैं, वहां हम रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज कर रहे हैं, सभी को कर रहे थे वहां। यहाँ सिर्फ किन्हीं पर्टिकुलर दो रो को या दो कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं, ये डिफरेंस है दोनों में। नाउ नेक्स्ट इज थर्ड थ्योरम। थर्ड थ्योरम का ऑलरेडी मैंने एक एग्जांपल दिया था कल। इफ एनी टू रोज और कॉलम्स, यदि कोई दो रो या कॉलम डिटर्मिनेंट की डिटर्मिनेंट आर सेम और यू कैन से आइडेंटिकल, देन इट्स वैल्यू इज जीरो। तो उसकी वैल्यू जीरो होगी। सपोज फॉर एग्जांपल हमने एक डिटर्मिनेंट लिया ए बी सी डी ई एफ, इसका आंसर कितना होगा, जीरो। वाई, टू रोज आर सेम। सिमिलरली अगर दो कॉलम भी सेम होंगे तब भी ये जीरो हो जाएगा। क्यों होएगा? क्यों होगा, इसको सॉल्व करके देखो। ध्यान से सुनते तो होनी है ना। पिछली क्लास में मैंने यही एग्जांपल पूरा प्रूफ के साथ समझाया था। मैंने एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, करा तुमने? 1 2 3 1 2 3 4 5 6, इसका आंसर क्या आया था, जीरो आया था नहीं आया था? नेक्स्ट थ्योरम है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी लिखो उसको। ये कहता है कि अगर हर एक एलिमेंट किसी रो या कॉलम का, सिर्फ एक रो या एक कॉलम का, ठीक है, मल्टीप्लाई करें हम किसी कांस्टेंट से, तो जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट की वो k टाइम्स हो जाएगी, है। अगर सपोज ये हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, और मैंने इसमें पूरे रो में मल्टीप्लाई कर दी k से, यहाँ मल्टीप्लाई कर दी मैंने k से, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है ना, वो भी अब k से मल्टीप्लाई हो जाएगी, k टाइम्स ऑफ डेल्टा हो जाएगी। ठीक, अगर दो में करोगे तो k स्क्वायर हो जाएगी, तीन में करोगे तो k क्यूब हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी हम एक की बात कर रहे हैं सिर्फ। इसी से
प्रॉपर्टी भी बनती है कि k टाइम्स ऑफ a, अगर a का ऑर्डर n है, n ऑर्डर का मैट्रिक्स है a, तो k इंटू a का डिटर्मिनेंट इक्वल होता है k की पावर n a का डिटर्मिनेंट। मतलब ये कहता है कि डिटर्मिनेंट में जितनी रो जितनी कॉलम होंगी ना, तुम हर एक एलिमेंट में अगर कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इट मींस उसमें जितनी रो होंगी उतने पावर उस नंबर का बाहर आ जाएगा। मैट्रिक्स में जबकि ऐसा नहीं होता था। देखो मैट्रिक्स में और इसमें यही डिफरेंस है। सपोज ये एक मैट्रिक्स थी, यही ले लो ABCDEFGHI, ठीक है, और मैंने इसमें सब में k मल्टीप्लाई करा, ठीक है, हर एक एलिमेंट में k मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ये बनेगा k टाइम्स ऑफ a, ठीक है, मतलब इसमें सभी में से k कॉमन आएगा सिर्फ। लेकिन अगर ये डिटर्मिनेंट है ना, और सभी में k मल्टीप्लाई है, तो इसमें जो कॉमन आएगा वो आएगा k का क्यूब, ठीक है। स्टेटमेंट क्या भैया इसका? स्टेटमेंट छोड़ो, डायरेक्ट समझो प्रॉपर्टी को, बहुत बड़ा स्टेटमेंट लिखने का क्या फायदा है। लिखना चाहो लिख लो, इफ ईच एलिमेंट ऑफ a row or column is multiplied by a constant, then the value of the new determinant is k times of the value of the original determinant। कोई फायदा नहीं है, छोड़ो, ऐसे ही समझ लो। नेक्स्ट, फिफ्थ प्रॉपर्टी। अभी ये फिफ्थ प्रॉपर्टी और जो ये वाली प्रॉपर्टी थी थर्ड, ये लगभग सेम है, लगभग सेम है, और रिजल्ट दोनों का बिल्कुल सेम है। क्या कह रहा है ये? इफ एनी टू रोज और कॉलम्स, कॉलम की बात साथ साथ चल रही है, देख लेना कभी बाद में, कल को कॉलम पे कैसे अप्लाई कर दिया। इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर प्रोपोर्शनल, ठीक है, प्रोपोर्शनल है तब भी वैल्यू जीरो रहेगी, देन इट्स वैल्यू इज जीरो, ठीक है। क्या मतलब होता है प्रोपोर्शनल का? प्रोपोर्शनल का मतलब समझ लो पहले, ए बी सी, और ये है के ए के बी के सी डी ई एफ, तब भी, अब ये सेम नहीं है लेकिन प्रोपोर्शनल तो है, तब भी डिटर्मिनेंट क्या होगा? जीरो होगा, है ना। इसमें कुछ नया तो है नहीं, क्योंकि के तो कॉमन आ सकता है इस रो में से, और जब के कॉमन आ जाएगा तब भी तो सेम हो जाएंगे, ठीक है। बट एक प्रॉपर्टी बनानी थी, बना दी, क्या जा रहा है, बना दो कितनी भी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी नंबर सिक्स। सिक्स प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट का कोई रो या कॉलम सम ऑफ टू नंबर्स में एक्सप्रेस किया गया है ना, किसी डिटर्मिनेंट का कोई रो या कॉलम एज अ सम ऑफ टू नंबर्स एक्सप्रेस किया गया है, तो उसको हम ब्रेक कर सकते हैं टू अलग अलग डिटर्मिनेंट्स में। कैसे? a प्लस p, b प्लस q, c प्लस r, d e f g h i, ठीक। सो इस डिटर्मिनेंट को हम ब्रेक कर सकते हैं इन टू डिटर्मिनेंट्स a b c d e f g h i प्लस p q r d e f g h i। So this single determinant can be expressed in as a sum of two determinants, है ना। इसको सॉल्व कर लो तुम, आंसर तब भी वही आएगा, इसको सॉल्व कर लो तब भी वही आएगा, ठीक है। क्लियर है प्रॉपर्टी? ये प्रॉपर्टी कहती है कि इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट, है ना, किसी रो या कॉलम में डिटर्मिनेंट के एक मल्टीपल
दूसरे रो या कॉलम का ऐड किया जाए तो वैल्यू डिटर्मिनेंट की सेम रहेगी। मैं लिख देता हूँ ये, इफ टू एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट a multiple of another row or column is added, the value of determinant remains the same। जो वैल्यू और डिटर्मिनेंट की वो सेम रहेगी। कैसे बोल सकते हैं इस बात को? अगर सपोज ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ये डिटर्मिनेंट है, और मैंने क्या करा, मैंने पता क्या करा, मैंने डेल्टा वन निकाला, ए प्लस के जी बी प्लस के एच, के मल्टीपल है बी उसका है ना, सी प्लस के आई डी ई एफ जी एच आई। ठीक, तो इस केस में ये डेल्टा और डेल्टा वन ना सेम रहेंगे, ऐसी ये प्रॉपर्टी बोलती है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रॉपर्टी बोल रही है। ठीक है, मैं प्रूव कर देता हूँ इस बात को भी, एक सेकंड रुक जाओ बस। मुझे इसको डेल्टा वन को डेल्टा के इक्वल लाना है ना, तो मैंने क्या करा, डेल्टा वन को उठाया। प्रूफ, इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर देते हैं। चलो, डेल्टा वन क्या था अभी तो बताया, ए प्लस के जी बी प्लस के एच सी प्लस जी एच आई के आई। ठीक है, और दूसरा क्या था, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये था ना डेल्टा वन। तो इस डेल्टा वन को ना अभी जो प्रॉपर्टी पड़ी थी उसके अकॉर्डिंग ब्रेक कर लो, दो अलग अलग डिटर्मिनेंट्स में, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई लिख लें, ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं होगी। के जी के एच के आई डी ई एफ जी एच आई। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज डेल्टा। यहाँ से ले लो कॉमन के को, क्या आ जाएगा, जी एच आई डी ई एफ जी एच आई, ये भी जी एच आई ये भी जी एच आई, दो जी एच आई आ रहे हैं, मीन्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू इज 0। सो आंसर इज डेल्टा। तो डेल्टा वन और डेल्टा बराबर है, यही तो मैंने बोला था। सो लास्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी नंबर 8। ये कह रहा है प्रॉपर्टी में, इसको भी लिखना मत, ऐसे समझ लो, अगर ये कोई डिटर्मिनेंट है A11 A12 A13 A21 A22 A23, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ तुम्हें, A31 A32 A33। ठीक है, सो किसी भी रो के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई किसी दूसरे रो के कोफैक्टर से करोगे तो उनका सम 0 आएगा। ठीक है, मीन्स A11 कैपिटल A21 A12 कैपिटल A22 A13 कैपिटल A23 सम इज 0। मतलब इसके एलिमेंट की मल्टीप्लाई मैंने इसके कोफैक्टर से कर दी तो सम इज 0। किसी को भी कर दो, जरूरी नहीं है इसको ही, किसी और को कर दो। A31 ये मल्टीप्लाई A11 से कर दी मैंने, A32 मल्टीप्लाई A12 A33 मल्टीप्लाई A13, आंसर इज 0। सो समझ आ गई ये प्रॉपर्टी, आएगी अभी। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा एक, इन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड कैसे इनको यूज करते हैं। डेल्टा डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 2765
3875 एंड 5986। नाउ हमें देखना ये होता है कि क्या मैं इनमें कोई रिलेशनशिप सेटअप कर पा रहा हूँ। जैसे सपोज मैं इसमें कुछ मल्टीप्लाई करूँ ऐसा कि क्या मैं इसके आसपास पहुंच पा रहा हूँ। देखो दोनों नंबर छोटे हैं, ये थोड़े बड़े नंबर है, तो इसमें मुझे कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब मैं यहाँ तक पहुंचूंगा 65 तक। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने सोचा 7 9 जा 63 होता है, तो 7 × 9। ठीक है, 7 9 जा 63 और उसमें से मैं माइनस कर दूँ अगर इस सेकंड कॉलम को, तो सिर्फ 2 आ रहा है। फिर ऐसे ही 8 9 जा 72, 72 माइनस 72 को माइनस करा 50 75 में से तो 3 आ जाएगा। 9 9 81, 86 में से माइनस करा 5 आ रहा है, तो आंसर इज 0। देखो मैं बताता हूँ करके कैसे करना है। सबसे पहले हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे इसमें, C2 टेंड्स टू C2 माइनस 9 मल्टीप्लाई C3 टेंड्स टू, कॉलम थर्ड को टेंड कर रहे हैं, C3 टेंड्स टू C3 माइनस 9 C2, तो इट बिकम्स 3 2 3 5 9 7 8 9 and 65 minus this 63, it is 2. 75 minus 72 is 3 and 86 minus 81 is 5. So 2 3 5 2 3 5, two columns are same, so determinant is 0। ठीक है, यहाँ लिख देना ब्रैकेट में C1 and C3 are identical और same। नेक्स्ट क्वेश्चन, prove that A minus B, B minus C, C minus A, B minus C, C minus A, A minus B, C minus A, A minus B, B minus A, सॉरी B minus C, ये 0 होगा। ये चाहते हैं कि हम इसे 0 कर दें, तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, LHS उठाएंगे, इसका LHS को सॉल्व करेंगे। LHS क्या है, LHS यही है क्वेश्चन, ये LHS ही तो है। ठीक है, ये LHS है। नाउ इसमें C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दो। अब जरूरी नहीं है C1 को ही ऐड कर सकते हैं हम, रो 1 को भी कर सकते थे। R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को ऐड कर दो। तो उससे क्या हो रहा है, तीनों को मुझे कैसे पता चला कि ऐड करना है। देखो A प्लस का है, माइनस का है, B माइनस का है, प्लस का है, C माइनस का है, प्लस का है, तो सब प्लस माइनस आ रहे हैं, तो सब मतलब कैंसिल हो जाएंगे। इट मीन्स उस पर्टिकुलर कॉलम में या उस पर्टिकुलर रो में 0 आ जाएंगे सारे एलिमेंट। ठीक है, अगर ये मैं डेल्टा मान लूँ या LHS तो है ही, चलो छोड़ो डेल्टा क्या मतलब। सो इट बिकम्स C1 0 0 0, B माइनस C, C माइनस A, A माइनस B, C माइनस A, A माइनस B, B माइनस C। अगर किसी एक रो या किसी एक कॉलम में 0 आ रहे हैं सारे एलिमेंट, तो आंसर इज 0। ठीक है, मेनली पता है हमें करना क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में। अभी तो खैर 0 आ गए दोनों, बट जनरली अगर 0 ना आए तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, जितना पॉसिबल हो सके उतना सॉल्व करेंगे। जब वो बिल्कुल अपनी मिनिमम फॉर्म में या सबसे कह लो कि शॉर्टेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, तब लाके उसे एक्सपेंड कर देंगे, है ना। जो हम मेथड पहले यूज करते थे उसको यूज कर लेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ अगर स्टार्टिंग में अगर सोचो इसी क्वेश्चन में तुम यहाँ से इसको सॉल्व करना शुरू करते ना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते इन दोनों की, फिर यहाँ इसको रखते माइनस, फिर इनकी मल्टीप्लाई, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है ना। तो इतनी मुश्किलों का सामना नहीं करना हमें ये सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, उसके लिए प्रॉपर्टीज है हमारे पास। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन है प्रूव दैट, प्रूव करना है सबको, तो x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, जेड एक्स वाई 1 1 1, इट इज इक्वल टू 0।
प्रूव करना है कि जीरो के इक्वल होगा। तो जीरो के इक्वल कैसे हो सकता है, हम करेंगे, ऐसे हो सकता है, हटा दो इसे, LHS है। नाउ क्या करें, देखो एक तरीका तो ये है कि इसमें दो जगह जीरो बना लो, ठीक है। ये भी एक तरीका होता है इसे सॉल्व करने का कि अगर 3 1 दिखे तो कोई दो जगह जीरो बना लो, ठीक है। बट अगर उससे भी आसान कुछ हो सकता है तो वो हम करेंगे। जैसे और क्या हो सकता है, यहाँ ये हो सकता है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो पूरी एक रो में R1 में एक्स प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा। फिर उस एक्स प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन ले लेंगे, 1 1 1 आ जाएगा, दो 1 1 1 आ जाएंगे R1 और R3 में, आंसर जीरो आ जाएगा। तो आंसर इज जीरो। कर लेते हैं फिर सॉल्व, मानोगे तो हो नहीं ऐसे। R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2, R1 को टेंड कर दिया R1 प्लस R2। ये वही एलिमेंट्री ऑपरेशन है कुछ कुछ जो हमने यूज किए थे इनवर्स निकालने के लिए, ठीक है। सो इट बिकम x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड एंड x प्लस वाई प्लस जेड, z x y 1 1 1। नाउ R1 टेंड्स टू, R1 में से कॉमन लेना है क्या, x प्लस वाई प्लस जेड। सो R1 टेंड्स टू R1 बाय x प्लस वाई प्लस जेड, so it becomes what it becomes, x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा बाहर, कॉमन ले लिया क्योंकि 1 1 1, z x y 1 1 1, दो बार सेम, दो रो सेम है, R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि आंसर इज जीरो, RHS। ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आज हमने करे हैं, इनको कोई भी कर सकता था, तो हमने कोई बड़ा काम नहीं किया है। और करना चाहोगे एक और क्वेश्चन कर लो। इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी, तो प्रूव करना है हमको 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा इज जीरो, ठीक है। तो ये मैंने बताया था ओमेगा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी। इसकी दो प्रॉपर्टी याद रखनी थी तुम्हें, ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज जीरो। ये दो प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है। तो हमने इसका LHS उठाया और उसमें ऑपरेशन लगा दिया, R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तीनों को ऐड कर दोगे तो आ जाएगा ये क्या, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। एंड बाकी सब सेम रहेगा। तो तुम क्या करना, इसको कॉमन ले लेना, R1 को कॉमन ले लेना। सो या कॉमन क्यों लोगे, सब जीरो हो गए ना, ये जीरो 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 आ गए, तो एक पूरी रो जीरो हो गई, आंसर इज जीरो, ठीक है ना। सॉल्व हो जाएगा, तो सिंपल सा है, कर लेना इसको, आंसर इज जीरो, RHS जीरो आ गया। और बाकी ये क्वेश्चन कल करेंगे, ठीक है।